दूसरे अपडेट की बात करी जाए तो यहाँ पे जो युवा खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है उस पे बात करिए, तो उस पे तो मैं जयदीप आपसे ही पूछना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे संजू को भी आप देखिए कि ओडीआई क्रिकेट में जगह नहीं दी गई, ओडीआई क्रिकेट में उनको जगह नहीं मिली, फिर अभिषेक शर्मा, ऋतुराज को T20 क्रिकेट में जगह नहीं मिली, T20 टीम में नहीं जगह मिली, तो उसके ऊपर भी अजीत अगरकर ने कहा कि आपको देखना होगा कि उनसे आगे किसे चुना गया। अजीत अगरकर का ये मानना था। तो इस स्तर पर हमारे पास जिम्बाब्वे में कुछ खिलाड़ियों को मौका देने का मौका था, वहां पे उन्होंने मौका दे दिया, अजीत अगरकर का ऐसा मानना है। हमारे पास गहराई है, उन्होंने कहा कि हमारे पास काफी बैटिंग डेप्थ है और बाकी चीजें। रिंकू सिंह बिना किसी गलती के T20 वर्ल्ड कप से चूक गए, कभी कभी ऐसा ही होता है, 15 में से सभी को फिट करना मुश्किल है, ऐसा हर खिलाड़ी के साथ होता है, ये कठिन है लेकिन यही वास्तविकता है। बिल्कुल। लेकिन इससे हम क्या समझे कि भैया एक खिलाड़ी को आप जिम्बाब्वे टूर पे मौका दे रहे हैं और एक खिलाड़ी जो आपके साथ 2016 से डेब्यू करके लगातार जब आपका मन करता है आप उसको लेके आ जाइए, जब मन करता है आप उसको बाहर कर दीजिए, फिर ये कह दीजिए कि हमारे पास बस 15 खिलाड़ी हैं, उसमें से हमें मिस आउट करना पड़ेगा। तो संजू सैमसन ही क्यों मिस आउट करना पड़ेगा भाई? प्रवीण, इस बात का मैं जवाब जितनी देर दूं, जितनी बार दूं और मतलब मैं कुछ भी कर लूं, ये कम नहीं पड़ेगा कभी, क्योंकि आप देखिए कि संजू सैमसन के साथ जितना बड़ा मिसहैप हुआ है ना इंडियन क्रिकेट में, उसकी कोई आप कीमत नहीं लगा सकते, वो प्राइसलेस है जी। कि इतना आप देखें कि 2016 से कंटिन्यूअसली वो टीम के साथ, कभी टीम के अंदर कभी टीम के बाहर, लेकिन कंटिन्यूअसली टीम के साथ, चर्चा में हमेशा रहते हैं, दूर कभी नहीं रहते। परफॉर्मेंस की बात कर ले आप, तो परफॉर्मेंस में आईपीएल में हर साल 450 से 550 रन देखने को मिल रहे हैं। इस बार एज ए कैप्टन इस बार हमको 650 रन देखने को मिले, तो इस बार 100 रन और एक्स्ट्रा बनाए, जिसकी बदौलत वो T20 वर्ल्ड कप में गए। बिल्कुल। फिर T20 वर्ल्ड कप से पहले आपने क्या कमाल किया था, आप साउथ अफ्रीका में थे, आपने शतक मार के मैच जिताया, ना केवल शतक मारा प्रवीण, शतक मार के मैच जिताया। फिर उसके बाद आप इसके बाद जिम्बाब्वे गए, पहले 2 मैच आप खेल नहीं पाए वर्ल्ड कप सेलिब्रेशंस की वजह से, फिर अगले 3 मैच जो आपने खेले उसमें से 2 बार आपकी बैटिंग आती प्रवीण, एक बार आप मैच फिनिशिंग नॉक खेलते हैं 18-20 रन का, और दूसरी बार आपको प्रमोट किया जाता है और उस सिचुएशन में आप रन बना के देते हैं जिस सिचुएशन में जो हमारे टीम के जनरेशनल टैलेंट्स है, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, इनमें से कोई भी रन नहीं बना पाया। तो आप देखिए कि संजू सैमसन परफॉर्म भी कर रहे हैं। अब मैं हेटर्स से पूछना चाहता हूँ जो संजू सैमसन को पसंद नहीं करते या जो उनको ट्रोल करने का काम करते हैं, अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अब आप बताइए कि कहाँ संजू ने गलत की। अब आपका अगर ये मानना है कि संजू परफॉर्मेंस नहीं करते उस बेसिस पर बाहर बैठे हैं, तो बताइए कि कब परफॉर्म नहीं किया। आईपीएल था उसमें परफॉर्म कर दिया, पिछले 1-2 साल में तो उन्होंने शानदार गजब की परफॉर्मेंस है। आपने ओडीआई में आपको मौका मिला, आपने सेंचुरी मार दी, T20 में मौका मिला, आपने मुश्किल सिचुएशन में रन बना के दे दिए। और प्रवीण, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बीसीसीआई क्या एक्सपेक्ट करती है एक प्लेयर से, मतलब क्या आपका क्राइटेरिया सिलेक्ट करने का? यही समझ नहीं आया कि जब उनसे सवाल किया गया कि भाई संजू मतलब क्यों, संजू अगर मान लीजिए 15 खिलाड़ियों को आपको फिट करना है तो संजू क्यों नहीं फिट हो सकता उसमें? क्यों नहीं फिट हो सकता? एग्जैक्टली। और मैं तो ये कहूंगा कि किसी भी आईसीसी की किताब में या एमसीसी की किसी किताब में या इवन बीसीसीआई की किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा है कि आप 16 जनों की स्क्वाड नहीं ले जा सकते। कोविड के समय आप 17-18 जनों की स्क्वाड लेके जाते थे, उसके बाद 3 रिजर्व्स अलग होते थे। बिल्कुल। तो अभी भी आप अगर 16 जनों की स्क्वाड आप लेकर के जाओगे श्रीलंका, तो आपको कोई ऐसा नहीं कहने वाला वहां पर कि हम संजू सैमसन के लिए रूम अरेंज नहीं कर सकते, हमने 15 जनों की बात करी। लेकिन वही बात हो जाएगी, 16 आप ले जाएंगे, खिलाना तो आपको फिर भी नहीं है। लेकिन प्रवीण, ये बात है कि अगर आप टीम में उनको लेके जाते हैं तो मैनेजमेंट उनको कंसीडर कर सकता है, लेकिन अगर आप टीम में ही नहीं लेके जाएंगे तो फिर मैनेजमेंट के पास कोई सवाल बचता ही नहीं। वो तो है, सेलेक्टर्स को वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा कि आप 16 भी ले जाएं, लेकिन मेन बात ये है कि आप कंसीडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन ये बात है कि अगर आप ले करके जाएंगे तब उनके खेलने का चांस बनेगा। अगर 5 मैच की सीरीज है तो शायद आखिरी के 2 मैच में, 3 मैच की सीरीज है तो भी आप 2 मैच में देख सकते हैं उनको। लेकिन अगर आप लेकर ही नहीं जाएंगे तो फिर तो आप यही कहते रह जाएंगे कि हम सबको फिट नहीं कर सकते टीम में, हमको 15 ही भेजने होते हैं। वहां पर ये सब फालतू के बहाने होते हैं प्रवीण। आप अच्छा परफॉर्म करने वाले को अगर लगातार क्रिकेट खेलने का मौका नहीं दोगे, बिल्कुल, तो फिर वो ग्रूम कर नहीं पाएगा। एट द एंड ऑफ द डे वो डिसअपॉइंट होएगा, और जब एक खिलाड़ी डिसअपॉइंट होएगा तो उसके फॉर्म पे असर पड़ने वाला है। ये चीज हमने लगातार देखी है, काफी खिलाड़ियों के साथ देखी। और एक चीज प्रवीण यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि ये ना केवल संजू सैमसन का केस है, बल्कि और बहुत सारे खिलाड़ी हो गए बीसीसीआई की लिस्ट में। संजू सैमसन सबसे ऊपर आते हैं क्योंकि उनके साथ सबसे ज्यादा डिसऑनेस्टी हुआ है। लेकिन
लेकिन आजकल, आज के दिन, आज के समय की आप बात करें, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हो गए हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी जगह नहीं बन पा रही है। तो बीसीसीआई या तो अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया को क्लियर करे कि हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है, अगर आप इस लेवल को पार करेंगे, इस माइलस्टोन तक पहुंचेंगे, तभी हम आपको सिलेक्ट करेंगे, बाकी नहीं करेंगे तो प्लेयर्स आपसे एक्सपेक्ट ना करें जी। क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स हो गए हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, तो ये डिसअपॉइंटिंग चीज लगती है। और जब आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट किसी को मौका दे देते हैं और उसके बाद वो पूरा साल बाहर बैठे, तो फिर लगता है कि आप जिम्बाब्वे के सामने खेलने के लिए पैदा नहीं हुए प्रवीण। बिल्कुल सही और ये बात भी है यहाँ पर कि रियान पराग का भी सिलेक्शन हुआ है ओवर संजू सैमसन, ओवर ऋतुराज गायकवाड़, ओवर अभिषेक शर्मा। तो आप रियान पराग के सिलेक्शन के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो आप वहां पर ये नहीं कह सकते कि हमने रियान पराग को इस बेसिस पे पिक किया है, इस बेसिस पे पिक किया है, क्योंकि वहां पर कोई बेसिस है ही नहीं। रियान पराग ओवर अभिषेक शर्मा, ओवर संजू सैमसन, ओवर ऋतुराज गायकवाड़ का कोई बेसिस नहीं। यार तुम अगर रियान पराग को फ्यूचर के लिए देख रहे हो तो तुम अभिषेक शर्मा को क्यों नहीं देख सकते भाई? क्यों नहीं देख सकते? अभिषेक शर्मा ने तो बेहतर परफॉर्म भी करा, शतक भी लगा के दे दिया तुम्हें, तो तुम उसे भी तो उस जगह पे रख सकते हो कि जहां रियान पराग को तुम देख रहे हो कि हम वनडे में भी उसको भेज रहे हैं कि भाई वनडे में भी जाओ तुम, जबकि टी20 में उनका परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे दौरे को देखा जाए तो नहीं अच्छा था। आईपीएल उनका बहुत अच्छा गया, विजय हजारे ट्रॉफी और बाकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उनका बहुत शानदार था, नो डाउट। लेकिन जब आप वनडे टीम की बात करते हो तो वनडे टीम में उन्होंने अभी तक कोई मैचेस नहीं खेले, कोई कुछ नहीं करा, ठीक है, लेकिन उसको सीधा आप वनडे टीम में लेके आ गए और उसके बाद आप कहते हैं कि फ्यूचर टीम के लिए हम मैचेस प्रवीण अंडर 23 इमर्जिंग एशिया कप में खेले थे और वहां परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं था। तो वही बात है कि आप एक खिलाड़ी को आप इस तरीके से तोलते कि भैया हमें स्टार बनाना, तो दूसरे खिलाड़ी ने क्या गलत करा है यार? वो भी तो उसी तरीके से रन बनाकर आ रहा है, उसने भी उतनी ही मेहनत करी है जितनी रियान पराग ने करी है। इनफैक्ट रियान पराग ने तो पिछले, अगर आईपीएल की मैं बस बात करूं तो आईपीएल में रियान पराग का बस 2024 बढ़िया गया है, उसके अलावा रियान पराग का आईपीएल उतना शानदार नहीं। लेकिन ये बाकी जो संजू की बात कर लो, ऋतुराज की बात कर लो, अभिषेक शर्मा की बात कर लो, अभिषेक शर्मा भी पिछले 2 आईपीएल से लगातार अच्छा कर रहा है, जब से वो सनराइजर हैदराबाद का ओपनर बना। मिडिल ऑर्डर में भी उसने 1-2 पारियां बड़ी अच्छी खेलता था। तो कहीं ना कहीं ये 3-4 खिलाड़ी आपके लगातार पिछले 3-4 साल से वो अच्छा करते हुए आ रहे हैं आईपीएल और बाकी चीजों की, क्योंकि टी20 टीम आप आईपीएल की परफॉर्मेंस पे ही कहीं ना कहीं जज करते हैं कि आईपीएल में इस खिलाड़ी ने कैसा करा है, उसके बाद आप उसको टी20 टीम में चुन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बाकी 3 खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने आईपीएल में लगातार अच्छे करे, लेकिन उसके बावजूद उनकी आईपीएल में टीम में मतलब टी20 टीम में जगह नहीं बन रही है। वहां पे फिर आप एक्सक्यूज देते कि हमारे पास बस 15 खिलाड़ी हैं, यहाँ पे किसी न किसी को मिस करना पड़ेगा, बस हम उम्मीद करते कि वो लगातार रन बनाते रहे। किस लिए रन बनाता रहे बंदा, जब उसको बार बार उसको यही सुनना है कि यार 15 खिलाड़ी थे, हमने पिक नहीं कर पाए, मुश्किल था। क्योंकि उस ऑर्डर में आप देखिए कि ऋषभ पंत आ जाते हैं, इस वजह से हमें मिस करना पड़ा। ऋषभ पंत क्योंकि एक्सीडेंट से पहले उनका टी20 फॉर्मेट में कौन सा अच्छा गया था, मुझे एक बात बता दीजिए। या तो वनडे में भी वो बस इंग्लैंड में जो उन्होंने शतक लगा दिया था, उसके बाद चलिए कि वनडे में भी उनकी फिर जगह को पक्की समझने लगे। टी20 में कभी किसी ने ऋषभ पंत की वो प्लेस को सीमेंट नहीं माना था, लेकिन उसके बावजूद ऋषभ पंत को प्रायोरिटी दी जा रही है जस्ट बिकॉज उन्होंने टेस्ट में अच्छा करा। ऐसे तो फिर आप सूर्य कुमार यादव को भी वनडे में प्रायोरिटी दीजिए, टेस्ट में दीजिए, क्यों नहीं? तब तो आप वहां पे कहते थे कि अभी जब उनसे भी सवाल, सूर्य कुमार की ओडीआई फॉर्म पे भी सवाल हुआ कि ओडीआई टीम में सूर्य कुमार यादव को क्यों नहीं? ये बात कही गई कि सूर्य कुमार को हम ओडीआई में कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि ऋषभ पंत वहां पे आगे, श्रेयस अय्यर कम बैक कर रहे हैं और साथ में केएल राहुल, तो उनकी जगह नहीं बन रही है। तो ऐसी तो आप भी कह सकते थे कि भैया वहां पे संजू सैमसन है, वहां पे आपके ऋतुराज गायकवाड़ है, इस वजह से हमारे क्या कहते हैं ऋषभ पंत की अभी जगह नहीं बन रही है टी20 क्रिकेट में। तो ये वहां पे क्यों नहीं जवाब मिला? बिल्कुल सही। तब वहां पे आपने खेल दिया कि भैया ऋषभ पंत हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, माना। वो सबको पता है कि उनके साथ बहुत बुरा वो हादसा हुआ था, लेकिन टी20 फॉर्म उनका अच्छा नहीं था। ये कोच गौतम गंभीर ने भी एक्सेप्ट किया हुआ था कि गौतम गंभीर ने खुद ही कहा हुआ है कि भैया उसको बस टेस्ट फॉर्मेट पे फोकस करना चाहिए और व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऋषभ पंत का गेम नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब खुद कोच बन रहे तो फिर उसके बाद उनको प्रायोरिटी मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड दिख रहे हैं वाली बात कि आप एक खिलाड़ी को कुछ ज्यादा फेवरेटिज्म वो दिख रही है, फिर आप पॉलिटिक्स तो हो रही है, फिर आप ये ना कहें कि हम बड़े निष्पक्ष होके यहाँ पे फैसले लिए जा रहे हैं और कुछ चीजें की जा रही हैं। तो ये थोड़ी सी डिसहार्टनिंग है। ये चीज भी कहना चाहूंगा कि रियान पराग के अगेंस्ट भी बात नहीं हो रही है, लेकिन मतलब हम हमारी ओवरऑल देख रहे हैं, हमारी जो डिस्कशन है उसमें रियान पराग के भी अगेंस्ट नहीं, बिल्कुल
बल्कि पॉइंट ये है कि ऋषभ पंत अगर टीम में जगह बना सकते हैं तो संजू सैमसन क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ऋषभ पंत के जब आप नंबर संजू से कंपेयर करेंगे, संजू बहुत आगे, आईपीएल में बहुत आगे, ओडीआई में उनका एवरेज टीम के 4-5 टॉप खिलाड़ी, खैर उनसे कंपेयर करना बनता नहीं है, लेकिन उन सबसे ज्यादा है। और उनके करियर की शुरुआत में मैंने कल कुछ आर्टिकल्स पढ़े, उन लोगों का भी एवरेज इतना नहीं था प्रवीण, आगे जाके बना। तो कंटिन्यूटी से संजू सैमसन ने रन बनाए। उसके बाद आप टी20 की बात करें तो टी20 में संजू की इनकंसिस्टेंसी हमको दिखी थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इस आईपीएल के बाद हमको संजू सैमसन की वो कमी भी कहीं ना कहीं दूर जाती हुई नजर आई। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन बनाए, आईपीएल में रन बनाए, अगर आईपीएल में फाइनल फेजेस में रन बना देते तो हु नोस ट्रॉफी भी लेकर के आ जाते संजू सैमसन अपनी टीम के लिए। तो यहाँ पर ऋषभ पंत का मेरे को केस बिल्कुल अजीब लग रहा है, क्योंकि आपने टी20 फॉर्मेट अच्छा नहीं किया, आपने वनडे में 1 सेंचुरी मारी, उसके बेसिस पर आपकी प्लेस सीमेंट हो गई। वनडे में प्रवीण 3 हाफ सेंचुरी ऋषभ की है, 3 हाफ सेंचुरी संजू सैमसन की है। ऋषभ पंत ने सेंचुरी दोनों की बराबर है। ऋषभ पंत ने संजू सैमसन से 20 मैच ज्यादा खेले हैं, और संजू सैमसन ने कुल मिला के 14 इनिंग्स खेली है। तो 14 इनिंग्स तो इंसान को एक्सपीरियंस लेने में लग जाती है। तो इतने में अगर संजू इतना कर सकते हैं तो ऋषभ को इतने मौके कंटिन्यूअस बेसिस पर देना मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। और यहाँ पर ये भी चीज मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि जब आप ऋषभ पंत की बात करते हैं, वनडे में फॉर्म उनका अच्छा रहा नहीं, एक्सेप्ट दैट सेंचुरी जो इंग्लैंड वाली सीरीज अच्छा रहा था, है ना, उसके अलावा उनका फॉर्म अच्छा रहा नहीं। और फिर उसके बाद जब आप टी20 पे बात करते हैं, उनके आईपीएल में ज्यादा रन्स नहीं होते, 300 350 का एवरेज हर साल का है उनका, वो भी उनको पोजीशन फिक्स दी गई है प्रवीण। वहां पर संजू सैमसन की अभी तक पोजीशन फिक्स नहीं थी अंटिल दिस ईयर, जब उनको 3 नंबर मिला, उनका फेवरेट जो स्पॉट है। और फिर उसके बाद जब आप ओडीआई की बात हो गई, आईपीएल की बात हो गई, आप टी20 इंटरनेशनल की बात करते हैं तो वहां संजू सैमसन से हमको परफॉर्मेंस देखने को लगातार मिलता है। और उसके बाद आप ऋषभ पंत की बात करें तो वहां वो भी जो है बहुत अच्छे खिलाड़ी बन करके निकले नहीं है, जबकि मौके उनको लगभग 50 मैच होने को आ गए प्रवीण। 50 मैच खेलने के बाद भी आपका एवरेज लगभग 20-22 का ही है जी। तो ये एवरेज दिखाता है, ये स्कोरिंग रेट दिखाती है कि आपने इस फॉर्मेट में अच्छा किया नहीं। टेस्ट पर मैं उनके कभी सवाल उठाऊंगा नहीं, क्योंकि टेस्ट में वो एक अलग लेवल के खिलाड़ी। लेकिन अगर आपकी टी20 में जगह नहीं बन रही है, ओडीआई में जगह नहीं बन रही है, तो फिर मूव ऑन किया जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। सूर्य कुमार यादव को आपने एक वनडे वर्ल्ड कप के बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि उनकी जगह नहीं बन रही। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर ओडीआई सीरीज में ऋषभ पंत को खिलाया नहीं जाता है तो फिर ऋषभ पंत की जगह संजू सैमसन को ले जाना क्यों गलत नहीं था? क्योंकि आप देखो प्रवीण, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ओडीआई टीम में शायद ऋषभ पंत की जगह ना बने, क्योंकि जो हमारी ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम थी, शायद से पिछले कुछ सालों में बनी बेस्ट ओडीआई टीम थी, वो उसमें ऋषभ पंत नहीं थे। और ऋषभ पंत कहीं ना कहीं हम उनको सॉफ्ट स्पॉट बोलते हैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। लेकिन जब आप उस टीम की बात करते हैं तो वहाँ विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल तीनों अपने काइंड ऑफ प्लेयर अपने कंसिस्टेंसी से रन बनाए। उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर, टीम इंडिया के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर उस वर्ल्ड कप में। 5 नंबर पे आपको केएल राहुल दिखते हैं, जो कि एवरेज बढ़िया 50 से ऊपर है, 5 और 4 नंबर पे गजब की उनकी एवरेज है। और केएल राहुल के परफॉर्मेंस पे भी कोई सवाल नहीं उठ सकता ओडीआई फॉर्मेट में। 6 नंबर पे आपको हार्दिक पांड्या देखने को मिलते, 7 नंबर पे जडेजा देखने को मिलते, अक्षर होंगे अब यहाँ पर। तो मतलब आप देखें कि वो वर्ल्ड कप की जो प्लेइंग 11 थी प्रवीण, वो पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया की बेस्ट ओडीआई टीम थी, बेस्ट ओडीआई प्लेइंग 11 थी। और अब आपने ऋषभ पंत को अगर उसमें ऐड कर दिया है, और अब आप देखें कि बेस्ट प्लेइंग 11 ऋषभ पंत के खेलते हुए नहीं बन सकती, तो आप ऋषभ पंत को बाहर बैठाए, तो ये संजू सैमसन के साथ कितना बड़ा इनजस्टिस है। बिल्कुल, क्योंकि उस बंदे ने अभी लास्ट मैच अपना जो खेला उसमें सेंचुरी लगाई है। बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं फिर लास्ट मैच उस बंदे का ही नहीं प्रवीण, ये टीम इंडिया का लास्ट ओडीआई, बिल्कुल लास्ट ओडीआई मैच, तो वो भी साउथ अफ्रीका में। भाई साहब, ये भी नहीं कि अपनी होम कंडीशन में उसने रन बनाए हो, साउथ अफ्रीका जहां पे बड़े बड़े बल्लेबाजों की हवा टाइट हो जाती है, उस कंडीशन में जाके उसने रन बनाए। तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन हर तरीके से अपने आप को वो प्रेजेंट कर रहा है कि मुझे बस उस टीम में जगह मिले। लेकिन उसके बावजूद ये जब चैंपियंस ट्रॉफी आती है तो उसे वनडे की टीम से हटा दिया जाता है, वर्ल्ड कप आता है तो उसे वनडे की टीम से हटा दिया जाता है, लेकिन जब टी20 वर्ल्ड कप आता है तो उसे टी20 टीम से हटा दिया जाता है। तो ये गेम बड़ा लंबा चल रहा है, तो अब हमें समझ में आ रहा है। अब ये देखिए, फैंस या फिर जो क्रिकेट एक्सपर्ट या जो क्रिकेट एनालिसिस करते हैं वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि भैया आप उसको बार बार साइडलाइन किए जा रहे हैं और फिर हर बार यही आके, चाहे वो कोई भी चीफ सेलेक्टर हो, कोई भी सिलेक्शन कमेटी हो, हमेशा संजू के साथ यही बात हुई है कि यार
टॉप 15 में हमसे इससे बेस्ट हम टीम नहीं लेके आ सकते थे, तो उसमें अनफॉर्चुनेट किसी ने किसी को बाहर करना था। जब आपको प्रोपेगेंडा चाहिए होता है, मैं बहुत हार्श वर्ड्स में बोल रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन ये बात बोलनी बहुत जरूरी है, फैंस को ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि जब आपको प्रोपेगेंडा चाहिए होता है, गौतम गंभीर का आप केस ले लीजिए, गौतम गंभीर ने संजू सैमसन की तारीफ में कितनी बोले हैं, उन्होंने ये चीज अपने ट्विटर पे साफ लिख के बोली है कि संजू सैमसन इज द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन इंडिया राइट नाउ, एनीवन अप फॉर डिबेट। तो अब वो कहाँ गया डिबेट? उन्होंने ये भी बोला था कि संजू सैमसन अगर टीम इंडिया के लिए नहीं खेलते तो ये टीम इंडिया का लॉस है, नुकसान है, संजू सैमसन का नुकसान नहीं है। तो फिर अब यहाँ ये सब चीजें हमको देखने को क्यों मिल रही है प्रवीण? ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। अब आप गौतम गंभीर से बात करें या गौतम गंभीर अगर इस पर आंसर करे, वो ये बोल देंगे, हो सकता है ऐसा बोल देंगे कि ये अजीत आगरकर और सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने तो उनको कॉन्ट्रैक्ट भी दे रखा है, सिलेक्शन कमेटी ने तो उनको ओडीआई वर्ल्ड कप के कंसिडरेशन में भी रखा था, T20 वर्ल्ड कप में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर है प्रवीण की ये जजमेंट है, ये जो डिसीजन है गौतम गंभीर के एंड से आया है। तो फिर ये चीज काफी डिसअपॉइंटिंग हो जाती है कि जब आप एक तरफ उस इंसान को डिफेंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब आप ग्राउंड पर उतरे तब आपने हाथ जोड़ लिए। तो ये चीज मुझे गलत लगी कि जब आपको प्रोपेगेंडा करना होता है तब आप भर भर के ट्वीट्स कर लेते हैं, लेकिन जब आपको पता चलता है कि हाँ भाई अब मैं ग्राउंड पर हूँ, अब मेरे को एक्शन में आना, अब मेरे को डिसीजंस लेने, तो फिर वहां पर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कुछ इस तरह की दिखती है। ये चीज मेरे को बिल्कुल